हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। आज हम लोग करने वाले हैं जी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, है ना। 2008 में आया हुआ एक एक्ट जिसमें हमें ये पढ़ना है कि भाई साहब हमारे एग्जाम के पर्पज से क्या जरूरी है। नहीं तो अगर हम बात करें एलएलपी पढ़ने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, सर क्या हमारे अंदर की जो कुछ मेरिट्स होती हैं वो सब हम अपने पास रखना चाहते हैं? सर बिल्कुल। क्या हमारे अंदर की जो डिमेरिट्स होती हैं क्या उसको हम लोग बदलना चाहते हैं? सर बिल्कुल। ये बात तो हम लोग हमेशा करना ही चाहते हैं। नहीं सर, क्या आप बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलएलपी एक्ट और आप मेरिट और डिमेरिट की बात कर रहे हैं, वो भी अपनी, है ना। देखिए कुछ इसी तरीके से बात हुई थी कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट की। तो आपको जैसे पता होगा कि भैया बिजनेस करने के लिए बहुत तरीके हैं, है ना। उसमें से कुछ तरीका जो है वो सिंगल आदमी कर सकता है, जैसे मैं अगर अकेला हूं तो मैं खुद से बिजनेस कर सकता हूं। और कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें हमें एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, जैसे पार्टनरशिप हो गई, कंपनीज हो गया, ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गई, एनपीओ हो गया। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम चला सकते हैं और जिसमें पैसे की जरूरत ज्यादा होती है। और अगर पैसे की जरूरत ज्यादा होती है तो भैया उसमें रूल्स रेगुलेशन भी ज्यादा होंगे, है ना। ज्यादा कैपिटल होगा तो ज्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? और अगर प्रॉफिट वाला नहीं है तो कैपिटल फिर भी ज्यादा लगेगा, लोग ज्यादा लगेंगे। नहीं जी, तो ऐसे ही बात मैं कर रहा हूं कुछ दो ऐसे बिजनेस मोड ऑफ बिजनेस की जिसमें बिजनेस दो या दो से अधिक लोग करते हैं। उसमें से एक है पार्टनरशिप और दूसरा है कंपनी। देखिए पार्टनरशिप एक्ट की अगर मैं बात करूं तो 1932 में बना, 1932 में बना है। और कंपनीज एक्ट पहले तो 1956 था, उसके बाद जो है वो 2013 अभी वाला आया है। अब मेरे को एक बात बताइएगा, क्या सर क्यों ऐसा पूछ रहे हैं आप? देखिए बात ऐसा कुछ हुआ कि पार्टनरशिप में कुछ मेरिट्स थे, कुछ अच्छाइयां थी, है ना, कुछ उसके फीचर्स बहुत बढ़िया थे और कुछ जो फीचर्स थे वो बहुत बुरे थे, है ना। उसी तरीके से कंपनीज एक्ट में कुछ ऐसे फीचर्स थे जो बहुत बढ़िया थे, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स भी थे जो बहुत बुरे थे, बहुत मतलब वो ठीक नहीं थे, है ना। तो क्या किया गया कि कुछ कंपनीज एक्ट के अच्छे फीचर्स को लिया गया, कुछ पार्टनरशिप के अच्छे फीचर्स को लिया गया और इन दोनों को मर्ज करके एक नया बिजनेस फॉर्म किया गया, एक नया मोड ऑफ बिजनेस फॉर्म किया गया जिसको कहा गया एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब वो एक्ट आया कैसे, कौन एक्ट पहले आया, एलएलपी एक्ट फर्स्ट टाइम कहां हुआ था और एलएलपी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, इसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास में और शुरुआत करते हैं क्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, है ना जी। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले क्या कर लेना है, ये बात बेसिक सा चीज है कि आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आपको क्या मिलने वाला है, सर सारा का सारा नोट्स यहां पे मिल जाता है। उसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आपको ये सारी नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको क्लासेस की जरूरत है तो भाई साहब आप ये इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये सारे लेक्चर्स आपको फ्री में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट लॉ का 12 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना जी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए शुरुआत करते हैं किसकी, एलएलपी एक्ट की, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। चलिए हम लोग शुरू करें जी सर। एलएलपी एक्ट 2008 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है नॉर्मल मोड ऑफ डूइंग बिजनेस दो हैं, तरीके क्या है, दो। एक तो भाई साहब कैसे कर लो, एक तो सोलली कर लो, है ना, पूरे अकेले कर लो, या फिर ज्वाइंट कर लो, मतलब 2 3 4 5 बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर कर लो। कैपिटल ज्यादा लगेगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगी। अगर प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगी तो लोग की जरूरत ज्यादा होगी, है ना। तो उसमें से क्या हुआ, जैसे एक पार्टनरशिप मोड आ गया, दूसरा ट्रस्ट वाला मोड आ गया, तीसरा सोसाइटी मोड आ गया, चौथा कंपनी का मोड आ गया। ये 4 मोड अभी मैंने लिखे हैं और भी बहुत सारे मोड होते हैं, ठीक है जी। अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं तो वो चूंकि प्रॉफिट की बात करता है तो मैं प्रॉफिट वाले बात करता हूं। ट्रस्ट सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट की बात नहीं होती है, तो मैं बात किसकी करने जा रहा हूं, पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी की। तो मैंने क्या देखा या लोगों ने क्या देखा कि भैया पार्टनरशिप जो काम कर रहा है ना उसमें कुछ फीचर्स हैं और जो कंपनी फॉर्म करने के बाद उसके कुछ फीचर्स हैं, है ना। दोनों के फीचर्स को देखा गया, दोनों के फीचर्स को देखने के बाद पता चला कि इसमें कुछ बैड फीचर्स भी हैं, कुछ गुड फीचर्स भी हैं। तो पहले हम बैड फीचर्स की बात कर लेते हैं।
अगर हम बात करें पार्टनरशिप फॉर्म्स की, तो पार्टनरशिप में फॉर्म में एक बैड फीचर्स क्या था कि उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स थी। मतलब पार्टनर जितना चाहे उतना लायबिलिटी क्रिएट कर सकता था। नुकसान उसका यह था कि हर पार्टनर्स जो था इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो जाता। अगर उसने कोई काम नहीं भी किया है और किसी अदर पार्टनर ने भी उससे पैसा लिया है तो भी रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक फर्म में 5 पार्टनर्स है। कितने पार्टनर्स जी? 5 पार्टनर्स हैं। 3 एक्टिव पार्टनर्स हैं, है ना, और 2 इनएक्टिव हैं या बदमाश हैं। और इन 2 की नेग्लिजेंस की वजह से, मतलब इन्होंने बदमाशी किया और भाई साहब 5 करोड़ का लोन का ये कर दिया, डेट कर दिया, है ना। अब फर्म डूबने वाली है, फर्म का नुकसान होने वाला है। अब ये 5 करोड़ पांचों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बताओ, 3 में उधर ये 3 एक्टिव की कोई गलती थी क्या? नहीं, लेकिन इन 2 की वजह से इनको भी नुकसान भरना पड़ गया। ये था पार्टनरशिप का पहला डिफॉल्ट। ठीक है जी, मैं बताऊंगा इसकी कहानी कहां से आई। तो ये पहला डिफॉल्ट था। दूसरा, अगर अपन बात आते हैं कंपनी के बैड फीचर्स में, तो भाई साहब यहां पे हैवी रूल्स एंड रेगुलेशंस था। यहां पे क्या था? हैवी रूल्स एंड रेगुलेशंस था। तो अब चूंकि ये क्या था भाई साहब, ये सारी चीजें थी, इतना दिक्कत था, तो इतनी दिक्कत को देखते हुए बोला गया, भाई साहब महसूस हुआ कि भैया एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस शुरू किया जाए जिसमें ये दोनों को ध्यान में रखा जाए कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस हो जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो? लिमिटेड हो, और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थोड़ा इजी हो। थोड़ा कैसा हो? इजी हो, सॉफ्ट हो। तो उसके लिए क्या देखा गया कि भैया पार्टनरशिप का जो रूल्स रेगुलेशन है वो बड़ा इजी है ना। पार्टनरशिप में इजी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और दूसरा पार्टनरशिप है, मतलब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये इसके क्या हो गए? गुड फीचर्स हो गए। अब कंपनी में क्या देखा गया कि कंपनी में एक तो लिमिटेड लायबिलिटी थी, ठीक है, दूसरा सेपरेट एंटिटी था, मतलब कंपनी और उसके ओनर्स बिल्कुल अलग थे। मतलब ओनर्स कुछ भी कर ले, कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। परपेचुअल सक्सेशन था, कोई आ रहा है जा रहा है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एक लीगल पर्सन की तरह था कौन? कंपनी। तो ये 3 इसके गुड फीचर्स थे। अब क्या किया गया? इसके गुड फीचर्स और इसके गुड फीचर्स को भाई साहब मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। और यहां से एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस बना, क्या? जिसको बोला गया LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, या एक्ट बोल लीजिए या फॉर्म ऑफ बिजनेस बोल लीजिए, जो 2008 में आया, ठीक है, इंडिया में। अब हम लोग थोड़ा इसका बेसिक्स हिस्ट्री को देखते हैं कि कहानी, LLP की कहानी की शुरुआत कहां से हुई, कहां से नीड अराइज हुआ, और कैसे आगे हम लोग फॉर्म को लेके जाएंगे। फिर हम लोग चलेंगे नोट्स पे, है ना। चलिए, तो हिस्ट्री ऑफ LLP की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ध्यान समझिएगा, बात कहता है कि 1980 से 90 में, 1980 से 90 के बीच में यूएस में कुछ सेविंग्स और लोन्स वाले फर्म्स को फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया। फिर से सुनिएगा कि 1980 से 90 के दशक में यूएस में कुछ सेविंग और लोन वाले फर्म्स को फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया। अब इससे हुआ क्या कि किसी एक, जैसे मान लो कोई एक फर्म है जो डिक्लेयर हुआ, इससे क्या हुआ? एक फर्म में 1 या 2 पार्टनर्स की नेग्लिजेंस की वजह से क्या हुआ? सारे पार्टनर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर का पेमेंट करना पड़ गया। मतलब फॉर एग्जांपल इसको मैं समझा देता हूं, एक फर्म में 5 पार्टनर थे और 5 पार्टनर थे, उसमें से 2 के नुकसान की वजह से उन 5 को मिलियंस ऑफ ये पेमेंट्स करना पड़ गया डॉलर का, ठीक है, पड़ जाता है। जबकि अदर्स पार्टनर्स की कोई भी गलती नहीं थी। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि 5 में से 2 की गलती थी, लेकिन भरना किसको पड़ गया? सबको पड़ गया। यहीं से एक नीड अराइज हुआ। इसी वजह से वहां से एक फील होने लगा कि भाई कुछ तो एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि भाई मेरी गलती ना हो फिर भी हमको भरना पड़ेगा। तुम्हारे वाला कचरा मैं क्यों साफ करूं? तुम्हारा कचरा तुम साफ करो, मेरा कचरा मैं देख लूंगा अपना, है ना। ये वाले सीन होने चाहिए। तो यहीं से एक नीड अराइज हुई कि ऐसा एक फर्म होना चाहिए जिसमें ईच पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो? लिमिटेड हो, और जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हो? बहुत ही इजी हो। क्या हो? बहुत ही इजी हो। अब आइएगा क्या हुआ, और फाइनली 1991 में टेक्सास में, टेक्सास कहां है भाई? स्टेट्स ऑफ यूएस में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ एक कॉन्सेप्ट
इसका नाम दिया गया LLP, जिसमें क्या लाया गया, जिसमें लाया गया कंपनी के गुड फीचर्स को और पार्टनरशिप के गुड फीचर्स को। अब कंपनी का गुड फीचर्स क्या था सर, लिमिटेड लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी क्या लिमिटेड, परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी में कोई आ रहा है जा रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ये आ गया, सेपरेट एंटिटी ये भी आ गया, और पार्टनरशिप से उठा लिया गया 1932 पार्टनरशिप एक्ट था ना, उससे उठा लिया गया पार्टनरशिप को और उसके इजी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, और इसको यहां से न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस आया दैट इज LLP, या फिर इसको हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस भी कहा गया। क्या कहा गया, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस कहा गया। इसके बाद यूएस के सारे स्टेट ने इस कॉन्सेप्ट को क्या किया, एडॉप्ट कर लिया, और फिर यूके, गल्फ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया में इस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, और फिर यूके LLP एक्ट 2000। क्या बना, यूके LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बना 2000 में, और फिर सिंगापुर में भी इसका ये हुआ, सिंगापुर LLP एक्ट 2005, और इन्हीं दोनों के बेस पर यूके LLP एक्ट 2000 और सिंगापुर LLP एक्ट 2005 के बेस पर, इसी दोनों के बेस पर इंडिया में LLP एक्ट 2000 एक्ट की शुरुआत हुई। बात समझ में आ गया, इसी के बेस पर LLP एक्ट 2008 की शुरुआत होगी। तो ये था कहानी बेसिक सा, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग शुरू करें सर जी, आइए अब शुरू करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। भाई साहब क्या है, मीनिंग तो मैंने बता दिया, क्या कि भैया पार्टनरशिप के बेनिफिट्स है ना, जो अच्छे वाले फीचर्स थे, कंपनी के अच्छे वाले फीचर्स थे, दोनों के लिया मर्ज कर दिया, मर्ज करके एक नया फॉर्म बनाया, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस, इसका नाम क्या दिया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका जो पार्लियामेंट से बिल जो पास हुआ था, वो पास हुआ था 12 दिसंबर 2008 को। प्रेसिडेंट जो एसेंट दिए थे वो बिल 7 जनवरी 2009 को, और जो एक्ट फोर्स में आया था वो 31 मार्च 2009 को आया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 12 दिसंबर 2008 को बिल पास हो गया था, और फोर्स में कब आया, 31 मार्च 2009 यानी 2009 को आया। ठीक है जी, चलिए इस एक्ट में 81 सेक्शंस हैं जो क्लासिफाई किए गए 14 चैप्टर्स में और 4 शेड्यूल्स में। किसमें, 4 शेड्यूल्स। ठीक है, 4 शेड्यूल 14 चैप्टर्स इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 4 शेड्यूल में क्या क्या है इससे सवाल पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है ध्यान से देखते हैं। देखिए शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में जो मेंशन है वो मेंशन है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स की, पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं ये सारा मेंशन है। as well limited liability partnership and its partners where there is absence of formal agreement with respect to them। तो मिला जुला के आप याद रखेंगे म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज ऑफ पार्टनर दिया गया है जहां पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात हो रही है। ठीक है, चलिए दूसरा सेकंड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो उसमें बताया गया है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू LLP की, एक फर्म का LLP में कन्वर्जन कैसे होगा इसकी चर्चा इसमें की गई है। थर्ड शेड्यूल में मेंशन है कि प्राइवेट कंपनी का LLP में कन्वर्जन कैसे होगा, क्या होगा, प्राइवेट कंपनी का एक LLP में कन्वर्जन कैसे करेंगे। फोर्थ शेड्यूल में मेंशन है कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू LLP, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का जो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे LLP में, इसकी बातें बताई गई है। ठीक है, तो सर डेफिनेशन तो होना चाहिए, लॉ के हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या है LLP का। आइए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखते हैं क्या कहा गया है। शुरू करें जी सर, कह रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेक्शन 2 क्लॉज N में कहा है LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स a partnership formed and registered under this act। दिस एक्ट का मतलब क्या हुआ, LLP एक्ट 2008, 2008 में जो आपका रजिस्टर्ड है और फॉर्म्ड है, जो बना है। याद रखिए पार्टनरशिप जो 1932 में अगर रजिस्टर्ड है तो इसके अंदर नहीं आएगा, इसमें कौन सा आएगा, इसमें आएगा जो LLP पार्टनरशिप जो आपका 2008 में रजिस्टर्ड है। ठीक है, चलिए सेक्शन 3, अब देखिए सेक्शन 2 में तो हो गया, सेक्शन 3 डिफाइन करता है कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैसे बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। तो भाई साहब एक बॉडी कॉर्पोरेट होने का क्या मतलब हुआ, देखिए सेक्शन 5 में क्लियरली मेंशन है कि एक पार्टनर्स जो एलिजिबल तब होगा किसके लिए, LLP के लिए, या तो वो कोई इंडिविजुअल होगा या फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट होगा। अभी हम लोग देखेंगे आगे
कि एक पार्टनर्स कब एलिजिबल हो जाएगा, या कोई इंडिविजुअल होगा या बॉडी कॉर्पोरेट होगा। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे, लेकिन यहां पे समझिए कि सेक्शन 3 कह रहा है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसको देखेगा। क्या कह रहा है सेक्शन 3 डिफाइंस एलएलपी टू बी बॉडी कॉर्पोरेट। क्लॉज 1 में क्या कह रहा है, A limited liability partnership is a body corporate formed and incorporated under this act and is a legal entity separate from its partner। तो LLP क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड या इनकॉर्पोरेटेड जो इस एक्ट में किया गया। किस एक्ट में, LLP एक 2008 में, और उसका लीगल एंटिटी भी है जो सेपरेट है उसके पार्टनर से या ऑनर से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा सेपरेट एंटिटी बन गया एलएलपी में। दूसरा क्या कह रहा है, क्लॉज 2, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर शैल हैव द परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि भाई साहब फॉर्म में एलएलपी में या कोई पर्सन आए जाए, किसी का मौत हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे एलएलपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अब किसकी तरह है, कंपनी की तरह है ना जी। अब थर्ड नंबर, ये थर्ड बोल रहा हूं, थर्ड क्लॉज में क्या कहा गया, एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ ए एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी इसी की बात कर रहा था हम लोग, इसी की कह रहे थे कि कोई भी तरीके से पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे अफेक्ट नहीं करेगा, चाहे एग्जिस्टेंस में हो, राइट्स हो, लायबिलिटीज हो एलएलपी का। तो ये आपका मेंशन है किसमें, टू बी बॉडी कॉर्पोरेट में। सेक्शन 4 डिफाइन करता है कि कहां पे हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 का अब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए कह रहा है सेक्शन 4 डिफाइन नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कहां पे नॉन एप्लीकेबल नहीं है। कह रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 9 ऑफ द क्लॉज 1932 शैल नॉट अप्लाई दैट लिमिटेड। सीधा सीधी बात है यार, एलएलपी पे क्यों अप्लाइड होगा 1932? 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके लिए तो अलग प्रोविजंस है जो एलएलपी पे अप्लाई नहीं हो सकता। बस इतना ही है सेक्शन 4 में। अब हम चलें सेक्शन 5 की बात करें। आइए अब सेक्शन 5 जो डिफाइन करता है पार्टनर्स की एलिजिबिलिटी, कि एलएलपी में जो पार्टनर्स होंगे वो कौन होंगे, उसकी एलिजिबिलिटी को ये डिफाइन करता है। सबसे पहले हम बात करें, कह रहा है एनी इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल हो या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो जो क्या हो सकता है, मे बी ए पार्टनर इन ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ध्यान से सुनिएगा, कोई इंडिविजुअल यानी कि मेरे जैसा आदमी, आपके जैसा आदमी, जिसके 2 हाथ 2 पैर 2 कान नाक मुंह हो, वो इंडिविजुअल। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि वो अब क्या है, देखिएगा बॉडी कॉर्पोरेट का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, आगे रुक जाइए, बस ये समझ लीजिए बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक होल बॉडी है ना, पार्ट कॉर्पोरेशन टाइप का। अभी आगे देखेंगे क्या कह रहा है, देखिएगा दो कौन कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल या एक बॉडी कॉर्पोरेट। किसका, एलएलपी का पार्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट, बोलता है बशर्ते एक इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग पार्टनर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी इफ, बोल रहा है कि कब इंडिविजुअल जो होगा वो पार्टनर नहीं बन पाएगा एलएलपी का, उसका नीचे मेंशन दिया गया। 3 क्लॉज है, ए बी सी। पहला क्लॉज क्या बोल रहा है, ए कह रहा है he has been found to be unsound mind by court of competent, बोल रहा है कोर्ट उसको जब गूंगा बहरा वाला होता है ना, या अनसाउंड माइंड, ठीक दिमाग से ना हो, उस तरह से जब उसको घोषित कर दिया हो। दूसरा, ही इज अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। देखो एक नया वर्ड आया है, इंस्टॉलमेंट तुम लोग सुने थे, अनडिस्चार्ज का मतलब हुआ सर, अनडिस्चार्ज और डिस्चार्ज क्या मतलब हुआ। देखो जब भी कोई भी पार्टनर्स या कोई भी फर्म जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके जो पर्सन्स होते हैं उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है, खत्म हो जाता है। लेकिन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एक ऐसा टर्म है जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी खत्म नहीं होती है। वो इंसॉल्वेंट जरूर होता है लेकिन उसके ऊपर एक टर्म होता है कि जब वो पैसा कमाएगा तो उसकी लायबिलिटी वो पूरा करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं एग्जांपल, जिसमें क्या है, मान लो कि 3 पार्टनर्स हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में वो इंसॉल्वेंट हो गए, उस पर 2 करोड़ का लोन है, ठीक है, 2 करोड़ को उसको लायबिलिटी उसको पे करना है, लेकिन उस समय हो गए इंसॉल्वेंट। तो भाई साहब अभी उसके लिए मतलब क्या हुआ कि किसी ने वो उसको बता दिया कि भाई साहब सर, कोर्ट में जाके बोल दिया कि भाई साहब ऐसा है कि ये तो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, इसकी प्रॉपर्टी और है, ये छुपा रहा है, ठीक है। फिर वकील हुआ, वकील उसके पीछे गया, वकील उसके पीछे जाके सारा सर्च किया, पता क्या चला कि हाँ इसमें तो सच्चाई है। वो बताएगा जज साहब को, जज साहब देखिए इसके इस जो प्रॉपर्टी छुपा रहा है, जज को ऐसा लगा कि ये प्रॉपर्टी छुपा रहा है, तो वो उस पर क्या कर देगा, उसको लगा देगा अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट का मतलब कि आपके ऊपर लायबिलिटी अभी भी है, अभी नहीं देना है, जब आप कमाओगे
तो आपको देना है। तो क्या बोला कि कब नहीं हो सकते हो आप एलएलपी? पहला हो गया कि जब आप अनसाउंड माइंड हो, मतलब पागल वागल हो गए हो, बहरा हो, काना हो, लूला हो, लंगा हो, ऐसा हो गए हो। दूसरा, जब आप काना हो, लूला हो, लंगड़ा नहीं, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा हो। अनसाउंड माइंड का मतलब यही होता है, ठीक है ना। ये मेरा मिस्टेक है कि मैं लंगड़ा लूला बोल दे रहा हूं, सॉरी। अनसाउंड माइंड मींस जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा हो उस वक्त में, ठीक है, ये समझिएगा। तो कौन कौन नहीं बन सकता है भाई साहब? पार्टनर्स की एलिजिबिलिटी क्या क्या है? एक इंडिविजुअल बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है। अब इंडिविजुअल कब नहीं बन सकता है? तो पहला वो अनसाउंड माइंड हो तब नहीं बन सकता है। दूसरा वो अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट हो, अगर अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट है तो वो एलएलपी नहीं बना सकता है। और तीसरा, ही हैज अप्लाइड एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, उसने इंसॉल्वेंट के लिए एप्लीकेशन दिया है और उसका एप्लीकेशन पेंडिंग पे है। तो ये तीन केस में इंडिविजुअल भी एलएलपी फॉर्म नहीं कर सकता। पहला केस अनसाउंड माइंड, दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और तीसरा एडजुडिकेटेड, यानी कि आपने जो एप्लीकेशन पेंडिंग पे दिया है वो हो तब। ठीक है जी, ये चीज। अब चलिए बात करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट की। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, क्या डेफिनेशन है? सेक्शन 2D में मेंशन है। कहां मेंशन है? सेक्शन 2 क्लॉज डी में मेंशन है। बॉडी कॉर्पोरेट मींस, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ? मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन 4 क्लॉज 20 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो भाई साहब, कंपनीज एक्ट 2013 में क्लॉज 20 में सेक्शन 2 में जो मेंशन है वो और एंड क्या बोला? एंड इंक्लूड्स, और उसके साथ साथ, वो तो है जो हमने कंपनीज एक्ट में सेक्शन 20 में मेंशन किया था वो, और उसके साथ साथ क्या इंक्लूड है कि भाई साहब अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। जो एलएलपी, देखो सबसे पहले ये समझो कि बॉडी कॉर्पोरेट कहने का क्या मतलब हुआ। एलएलपी एक तो मेंशन है वो, दूसरा कोई एलएलपी मतलब जो इस एक्ट एलएलपी एक्ट में मेंशन है। मान लो कि कोई एक 3-4 लोग मिलकर एक एलएलपी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाएगा। फिर बोल रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, पूरा एक एलएलपी फॉर्म हुआ हो लेकिन कहां? बाहर फॉर्म हुआ हो, आउटसाइड इंडिया फॉर्म हुआ, वो भी क्या हो सकता है? वो भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कोई कंपनी है आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है, मतलब बना है, तो वो भी एलएलपी फॉर्म कर सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या है? इसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ये आ जाएगा। अब बट डज नॉट इंक्लूड, कौन नहीं आएगा? पहले तो कौन कौन आएगा? सेक्शन 20 में जो मेंशन है ना, किसके? सेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज 20 के में मेंशन है कंपनीज एक्ट 2013 में, एक तो वो। दूसरा एलएलपी जो इस एक्ट के अंदर हो, दूसरा तीसरा एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया बना हो, चौथा जो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड हुआ, ये सारे बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आएंगे। अब चलिए, बट डज नॉट इंक्लूड, कौन सा बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा? तो एक तो कॉर्पोरेशन सोल, अगर कोई कॉर्पोरेशन सोलली काम कर रहा है तो वो नहीं होगा। दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ ऑफ द टाइम बीइंग फोर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो किसी लॉ के तहत ये किया गया है। तीसरा एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको कंपनीज एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है, या फिर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि भैया ये कंपनी नहीं, ये एलएलपी नहीं बना सकता ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इंक्लूड नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि बॉडी कॉर्पोरेट का कहानी क्या है। देखिए, मान लीजिए मैंने अभी बोला क्या कि भाई साहब दो लोग मिलकर कैसे कैसे बन सकते हैं एलएलपी? एक इंडिविजुअल, ठीक है, और एक बॉडी कॉर्पोरेट। सवाल है ना कि सर एक इंडिविजुअल है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ये मिलके कैसे बनाएंगे? तो भाई साहब मान लो एक इंडिविजुअल राम है, ठीक है, और अभी एक एलएलपी बना है राम लिमिटेड, या एलएलपी, या मान लो एबीसी एलएलपी, एबीसी, अरे यार क्या हो रहा है रबड़, या मान लो एबीसी एलएलपी, जिसमें 3 पार्टनर है। क्या है? 3 पार्टनर है। तो एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गया ये, और ये क्या हो गया? इंडिविजुअल हो गया। तो ये दोनों मिलके क्या फिर से एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं? सर बिल्कुल फॉर्म कर सकते हैं। क्या फॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल फॉर्म कर सकते हैं। अब एक सवाल आपके आगे मन में एक सवाल आएगा, देखिएगा मैं आपको बता देता हूं। क्या जब भी कोई एलएलपी फॉर्म की जाएगी तो उसके लिए 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स
जरूरी होते हैं कि भैया 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, है ना, और वो भी इंडिविजुअल। कैसे होना चाहिए? वो भी इंडिविजुअल, है ना, जिसमें से एक पार्टनर्स क्या होगा? एक पार्टनर्स, 1 पार्टनर फ्रॉम इंडिया, इंडिया से होना चाहिए, है ना, जो फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन इंडिया में रहा हो। ठीक है, समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर कोई एलएलपी फॉर्म होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन देखिएगा, अगर कोई एलएलपी फॉर्म होगा तो डेजिग्नेटेड पार्टनर उसके लिए जरूरी है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, जो एक तो इंडिया से होगा, ठीक है, और एक कहीं और बाहर से भी हो सकता है। ठीक है ना जी। अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि सर राम तो इंडिविजुअल है, तो ये तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा, लेकिन अगर एलएलपी है तो इसमें 3 पार्टनर हैं, तो तीनों कैसे इंडिविजुअली बन जाएंगे? तो भाई साहब यहां पे क्या होगा, ये एलएलपी या ये फर्म क्या करेगी, या ये कंपनी क्या करेगी, अपना एक नॉमिनी डिसाइड करेगी। क्या करेगी? अपना एक नॉमिनी बनाएगी, और यही नॉमिनी जो होगा एक, इसके लिए क्या हो जाएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में क्या हो सकता है। मतलब क्या हुआ? सीधा सीधी बात बताओ सर, एक राम प्लस एक एलएलपी जो इंडिया की है, ये दोनों मिला के एलएलपी बनाएगा, सर बन सकता है। फिर एक राम जो और एक एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया है, ये दोनों बना के एलएलपी बन सकता है। सर एक राम जो कि एक इंडिविजुअल है और एक कंपनी जो आउटसाइड इंडिया है, मिलके एक एलएलपी फॉर्म कर सकता है। क्लियर है जी। अब इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होगा? एक तो राम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो जाएगा जो इंडिया में रहा है, और एक अगर आउटसाइड इंडिया है तो यहां से एक नॉमिनी इसको करके जो कंपनी है अपनी ओर से एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा, और यही नॉमिनी इसका डेजिग्नेटेड पार्टनर के अंदर आ जाएगा, तो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर आ जाएगा। अभी आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे, चलिए अभी के लिए छोड़ देते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं सैलेंट फीचर्स ऑफ एलएलपी, कि एलएलपी का सैलेंट फीचर्स क्या है। क्या है सैलेंट फीचर्स? आइए देखते हैं। सबसे पहले एलएलपी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। अभी तो इसके बारे में पूरा चर्चा किया सेक्शन 3 ऑफ एलएलपी एक्ट में, है ना, पूरा चर्चा किया बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में, तो बॉडी कॉर्पोरेट है। परपीचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है भाई साहब? कि पार्टनरशिप में या एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपका क्या करेगा? एग्जिस्टेंस किसी का, कोई रिटायर करे, कोई डेथ करे, या इंसॉल्वेंट हो, कुछ भी हो जाए पार्टनर्स, लेकिन बिजनेस चलता रहेगा, एलएलपी चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है परपीचुअल सक्सेशन। सेपरेट लीगल एंटिटी, भाई साहब कंपनी मतलब एलएलपी एक अलग हो जाएगा, है ना, जैसे कंपनी में हम लोग क्या करते थे, कंपनी अलग, उसके ऑनर्स अलग, वैसे ही एलएलपी में भी सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी अलग हो जाएगा, उसके ऑनर्स अलग हो जाएंगे। उसके बाद एलएलपी में एक एग्रीमेंट बनेगा, किसके बाद में? एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स गवर्न द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो राइट्स और ड्यूटीज के लिए एक एलएलपी एग्रीमेंट भी बनेगा। उसके बाद आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्या है? एक लीगल पर्सन की तरह भी ये ट्रीट करेगा, है ना, सारे लीगल पर्पस के लिए एलएलपी क्या हो जाएगा? एक लीगल पर्सन होगा, और लीगल प्रोसेस क्रिएट करेगा, हैज ऑल द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का, ये बात ध्यान में रखिएगा। कॉमन सील भी होगा, एक स्टाम्प होगा, एक मोहर होगा, एलएलपी का भी एक मोहर होगा। लिमिटेड लायबिलिटी होगी, यहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी, एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी होगी, तभी तो ये चीज लिया गया था किससे? सर ये कंपनी से लिया गया है ना, क्योंकि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती थी। चलिए मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, सर मिनिमम तो 2 होगा, मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे, और एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स और डेजिग्नेटेड पर। देखो इसको पूरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्या कह रहा है? एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, या तो 2 पार्टनर्स होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के तौर पर होने चाहिए। एट एनी टाइम एटलीस्ट 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी द रेसिडेंट इन इंडिया। कितना बोला? इंडिया से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होना ही चाहिए। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स, और मैक्सिमम पार्टनर्स के लिए नंबर का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 होना चाहिए, 2 इंडिविजुअल्स होना चाहिए, और इंडिविजुअल्स में पहला जो है वो भाई साहब एक तो इंडिया से होना चाहिए, दूसरा कहीं से भी हो, कंपनी का हो, कहीं भी हो, इंडिविजुअल भी हो,
तो अगर कंपनी होगा, एलएलपी होगा तो उससे एक नॉमिनी अपॉइंट करके आ जाएगा, और इंडिविजुअल होगा तो आउटसाइड कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। ठीक है जी। चलिए उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्ट्रक्चर की बात किया। एलएलपी क्या करता था, पार्टनर्स ऑफ एलएलपी कैन मैनेज देयर बिजनेस, है ना। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीगल कंप्लायंसेस के लिए, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। देखो ट्रस्ट वगैरह के लिए एलएलपी नहीं बन सकता, एलएलपी किसके लिए बन सकता है, प्रॉफिट के लिए। इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है ना, इन्वेस्टिगेशन कह रहा है द पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑन एन एलएलपी रिसाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है ये, ठीक है। या फर्दर दे कैन अपॉइंट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द सेम, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी भी है, ठीक है जी। चलिए तो ये हो गया काम आपका किसका सर, ये काम हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। अब चलिए बात करते हैं इनकॉर्पोरेटिंग, एलएलपी बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है बता दिया जाए। देखिए कह रहा है मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, कितना, इंडिविजुअल हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो। अभी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट की चर्चा हमने करी है। इंडिविजुअल का मतलब मेरे जैसे आदमी, आपके जैसे आदमी जिसके 2 पैर हाथ हो, ये सब चीज। और बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कौन कौन सा था सर, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में जो कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन हो, उसके बाद जो कंपनी हो, है ना, या फिर कंपनी आउटसाइड इंडिया वाली, एलएलपी जो फॉर्म हो आउटसाइड कहां, इंडिया वाली, या एलएलपी जो इस एक्ट के अंतर्गत हो। ये तीनों बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आते हैं, और एक कंपनीज एक्ट वाला 4, ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना चाहिए जो इंडिविजुअल्स हो, और एटलीस्ट 1 जो है, वन ऑफ देम कहां से होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया से होना चाहिए। और कितने दिन, 120 दिन के लिए वो इंडिया में मिनिमम रहा होना चाहिए, ठीक है जी। बात समझ में आया जी सर। डिजिटल डीएससी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट, है ना। उसके बाद एलएलपी का नेम के लिए आपको रिजर्वेशन करना पड़ेगा, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 16 में, और ये दिया गया है नेम का और रिजर्वेशन का 16 में और 15 में है। चलिए एलएलपी एग्रीमेंट भी बनाना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सारा आप एलएलपी फॉर्म करने से पहले ये सारा चीज पे काम बात मतलब बना लेंगे इन सारा चीज को, ठीक है जी। चलिए उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन देंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए, डीपीआईएन नंबर के लिए, है ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीपीआईएन नंबर आपको मिलेगा। फिर रजिस्टर करेंगे डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए, डीएससी के लिए। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करेंगे एलएलपी पोर्टल पे, नाम अप्रूवल लेंगे, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा डॉक्यूमेंट और अनदर डॉक्यूमेंट, फिर एलएलपी एग्रीमेंट मिलेगा, और फाइनली क्या सर, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये देखिए एक प्रोसेस और दिया गया है कि डिसाइड करिए पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, है ना। फिर ऑब्टेन करिए डीपीआईएन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर या डीपीआईएन डी, और फिर डिजिटल सिग्नेचर्स। फिर चेक करिए नेम का अवेलेबिलिटी कि भैया नाम है अवेलेबल जो हम लेना चाह रहे हैं या नहीं है। फिर ड्राफ्ट करिए एलपी एग्रीमेंट, फिर फाइल करिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के लिए, और फिर आपको मिलेगा सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये तो बात हो गई सिंपल तरीके से। आइए हम एक्ट के हिसाब से चलते हैं कि एलएलपी एक्ट में इसके बारे में क्या मेंशन किया गया है। चलिए शुरू करें जी सर। आइए सबसे पहला बात अगर हम देखेंगे तो एलएलपी एक्ट सेक्शन 15 में नेम के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है कि भैया जो भी कंपनी, जो भी एलएलपी बनेगा उसके नाम के आगे एलएलपी या पीछे एलएलपी लगाना है। क्या करना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या पूरा लिख दीजिए, या एलएलपी आपको लास्ट वर्ड्स में लगाना पड़ेगा। देखो कह रहा है एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव आइदर द वर्ड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और द एक्रोनिम एलएलपी एज द लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम। अपने नाम के अंत में एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाना जरूरी है। सेक्शन 15 कहता है नाम के लिए, कह रहा है नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम इन विच द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोला कोई भी एलएलपी जो है रजिस्टर्ड नहीं होगा वैसा नेम से जिसका ओपिनियन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगा, है ना। जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे एंजल प्रिया तो फलाना ढिमकाना ये वो दिस दैट, तो नाम ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा लगे कि हाँ उससे रिलेटेड हो, जो चीज आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो। जैसे मैंने नेट पढ़ा रहा हूं तो नेट वाला भैया नाम रखा है ना, ऐसा। तो इसलिए अनडिजायरेबल नेम होगा तो नहीं देगा। फिर आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेबल, कोई ऐसा नाम जो कंपनी आपके फॉर्म कर चुका है या एलएलपी फॉर्म कर चुका है वैसा नाम रखोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, या किसी बॉडी कॉर्पोरेट का नाम हो, ट्रेडमार्क हो, ये सारा चीज हो तो भी आपको ये नाम नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेम ऑफ एलएलपी में क्या ध्यान रखना है कि एक तो नाम के बाद में एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाना है, दूसरा कोई ऐसा नाम ना ही रख लेना है जो अनडिजायरेबल हो या गवर्नमेंट मना किया हो, या किसी बॉडी कॉर्पोरेट का नाम हो, ट्रेडमार्क हो, एलएलपी बना हो, या कोई अदर पार्टनरशिप फॉर्म बना हुआ हो। चलिए ये तो हो गया नेम के बारे में पहला। दूसरा है नेम ऑफ रिजर्वेशन। भैया रिजर्वेशन के लिए क्या कहानी है,
सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 कहता है कि सबसे पहले आपको अप्रूवल लेने के लिए ई फॉर्म 1 में क्या कराना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर आपका अप्रूवल मिल जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा तो आप उस नाम को 3 महीने के लिए आपका इंटीमेशन डेट से रिजर्व रखा जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, ई फॉर्म में आपने नाम के लिए अप्लाई किया, नाम अप्लाई किया, नाम आपका अप्रूव हो गया, अप्रूव होने के बाद 3 महीने तक वो आपके नाम के लिए रहेगा। तब तक के लिए अगर आपने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो फिर वो नाम क्या होगा? किसी और को अलॉट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये रिजर्वेशन नेम के लिए था। तो पहला काम क्या था सर? आपने एलएलपी का नाम ले लिया, एलपी का रिजर्वेशन देख लिया क्या है। अब हम लोग देखेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कि क्या क्या डॉक्यूमेंट सेक्शन 11 और सेक्शन 12 जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड चीजें के लिए बात करता है। पहला करता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के लिए और दूसरा इनकॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा। कह रहा है कि फॉर एन एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड, एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच ए मैनर विद सच फी। बोल रहा है फी के साथ एक मैनर में आपको क्या करना पड़ेगा? कॉर्पोरेट ये करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल स्टेट द, सबसे पहले क्या होगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कि नाम होगा एलएलपी का, ठीक है, प्रपोज्ड बिजनेस की कौन सा बिजनेस है वो एलएलपी में, एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपको देना पड़ेगा, नेम एड्रेस देना पड़ेगा हर पर्सन का जो पार्टनर होने वाले हैं एलएलपी इनकॉर्पोरेशन में, नेम और एड्रेस देना पड़ेगा पर्सन का जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो गए एलएलपी इनकॉर्पोरेशन में, और अदर इंफॉर्मेशन जो है वो सारा चीज आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे इनकॉर्पोरेशन क्या है? डॉक्यूमेंट है जिसको आपको देना जरूरी है। अब भैया कौन फाइल कर सकता है? ये सारी चीजें फाइल कौन कराएगा? तो भाई साहब उसके लिए तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जी। कह रहा है स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। एक स्टेटमेंट, फाइलिंग स्टेटमेंट पास होगा किसके द्वारा सर? या तो वो मेड बाय अदर एन एडवोकेट, या एडवोकेट होगा, या कंपनी सेक्रेटरी होगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, या कॉस्ट अकाउंटेंट होगा। एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट फाइल किया जाएगा, उसमें दिया जाएगा। एंड बाय एनीवन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, या फिर वो कोई भी पर्सन जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम सब्सक्राइब कर रखा है। कह रहा है दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर have been complied with in respect of incorporation and matters precedent in incidental therefore। तो बोला जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है इस एक्ट के रूल्स के वो सारे आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये क्या था डॉक्यूमेंट के बारे में कि भैया इतना सारा इनकॉर्पोरेशन आपको इनकॉर्पोरेट करने के लिए एलएलपी को ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और इसको करना पड़ेगा और उसके साथ स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। कह रहा है इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट विच इज नॉन टू बी फॉल्स, मतलब अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट गलत दे रहा है, गलत स्टेटमेंट जो फाइलिंग स्टेटमेंट कर रहा है ना, वो अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट गलत दे रहा है, नोज टू बी फॉल्स, और क्या बोल रहा है डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू शैल बी पनिशेबल, या तो गलत बोल रहा है या बिलीव उसको क्या है डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, ये सही नहीं है तो भी आपको क्या मिलेगा? इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। टर्म कितने? 2 साल का जेल हो सकता है, या फिर फाइन आपको भरना पड़ेगा जो 10,000 का होगा, जो एक्सटेंड 5 लाख तक भी किया जा सकता है। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट गलत बता के दे रहा हो, हुआ ना सीए ये एडवोकेट वगैरह जो भी स्टेटमेंट, अगर ये गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, नोज टू बी फॉल्स, एक तो होता है जानबूझकर गलती, और कह रहा है डज नॉट बिलीव इट टू बी, मतलब वो बिलीव नहीं कर रहे थे सही है फिर भी वो दे दिए, तो ये दोनों केस में उनको क्या मिलेगा सर? पनिशेबल है, वो आपको क्या उसको मिल जाएगा जेल 2 साल तक का जो एक्सटेंड कर सकता है, या 10,000 रुपए का फाइन जो एक्सटेंड कर सकता है 5 लाख रुपए तक का। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए अब है सेक्शन 12 क्या कहता है? इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। तो भैया जब आप डॉक्यूमेंट का सारा चीज देख लिए, फाइनल ये स्टेटमेंट भी देख लिए, फाइल कर लिए, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो कह रहा है व्हेन द लीगल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड, जब लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रार के पास आपको क्या करना है? फाइल करना है। कितने दिन में? विद इन 14 डेज। तो विद द रजिस्ट्रार क्या कर रहा है? हैव बीन कंप्लाइड विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास आपको कंप्लाई करना है 14 दिन के अंदर। अब उसमें क्या होगा? रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको जो भी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट है वो करना है, और रजिस्ट्रार जैसे ही वो सेटिस्फाई हो जाएगा, give the certificate that LLP is incorporated by the name specified therein, the certificate shall be conclusive evidence that the LLP is incorporated। सीधा सीधी बात समझो यार, जब आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, ठीक, डॉक्यूमेंट तैयार होगा, आप क्या करोगे? रजिस्ट्रार को 14 दिन के लिए 14 दिन के अंदर क्या करोगे? दे दोगे।
वो जैसे ही वो सेटिस्फाई हो जाएगा, सेटिस्फाई होने के बाद वो आपको क्या करेगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भेज देगा। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपके पास ये प्रूव हो जाएगा कि एलएलपी जो है इनकॉर्पोरेट हो गया। क्या हुआ, एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गया है। चलिए अब चले सेक्शन 13 में क्या कहता है। सेक्शन 13 कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पास में। भाई साहब रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में कि अगर कोई चेंजेस करना है या रजिस्टर्ड ऑफिस के ऑफ एलएलपी के बारे में कोई चेंजेस बताना है तो आप कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा इसमें करी गई है। कह रहा है ध्यान से देखिएगा क्या क्या कह रहा है, एक एक चीज मैं आपको पढ़ के आराम से बताता हूं। कह रहा है एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर रजिस्टर्ड ऑफिस, एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, तो ये क्लॉज 1 में ये कह रहा है जहां से कम्युनिकेट किया जा सके, नोटिस भेजा जा सके, एड्रेस किया जा सके, है ना, जहां से रिसीव किया जा सकते, तो ये बोला। दूसरा बोला कि डॉक्यूमेंट में भी सर्व्ड और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर और पार्टनर और डिजिटल पार्टनर देयर ऑफ बाय सेंडिंग इट पोस्ट अंडर a certificate of posting by registered post or by any other manner may be prescribed the registered office or any other address specifically declared by the LLP partnership for the purpose of in such manner। अरे भाई दूसरा में वही कह रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है एलएलपी के पार्टनर के लिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए पोस्ट क्या बोलते हैं, पोस्ट से भेजकर वो आपको सर्टिफिकेट दिखाना है, तो दूसरा भी वही है। तीसरा कह रहा है एलएलपी पार्टनरशिप में चेंज द प्लेस को चेंज कर सकता है ना, उसके लिए क्या कर सकता है, नोटिस फाइल कर सकता है सच चेंज के विद इन द रजिस्ट्रार के पास सच फॉर्म एंड मैनर सब्जेक्ट टू द कंडीशंस में बी प्रिस्क्राइब्ड एनी सच चेंज शैल टेक इफेक्ट द अपॉन। बोल रहा भाई साहब सीधा सीधी बात है, अगर किसी तरह का चेंज करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन में तो आप उसको आप रजिस्ट्रार के पास प्रिस्क्राइब करके भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बोल रहा है अगर कोई डिफॉल्ट हो गया कंप्लाई करने में या रिक्वायरमेंट्स में सेक्शन में तो एलएलपी एक मिनट, इफ द डिफॉल्ट इज मेड कंप्लाइंग एंड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हाँ ठीक, तो बोल रहा है एलएलपी के तहत इट्स एवरी पार्टनर शैल बी लायबल। पूरा हर पार्ट, अगर कोई दिक्कत हुआ, कोई डिफॉल्ट हुआ इसमें कंप्लाई करने में रिक्वायरमेंट्स में, तो हर पार्टनर्स को पेनल्टी कितना, 500 रुपए इच डे, हर दिन तक, जो मैक्सिमम हो जाएगा कितना, 50,000 रुपए तक का पेनल्टी लगेगा हर पार्टनर को। हर पार्टनर को कितना, 500 रुपए डेली से 50,000 मैक्सिमम तक का फाइन भरेगा अगर कोई डिफॉल्ट हुआ इसके रजिस्टर्ड ऑफिस में के रिगार्डिंग। तो चलिए अब चलें सर सेसेशन ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर को जब्त मतलब उसको बोलते हैं ना कि सीज कर दिया तो इसके दो ऑप्शन है, क्या क्या, सेक्शन 24 में मेंशन है दो तरीके से, या तो वॉलंटरी सेशन होगा या इनवॉलंटरी सेशन होगा। वॉलंटरी सेशन होगा तो कैसे होगा, कह पर्सन में भी सीज टू बी पार्टनर ऑफ एन एलएलपी, एलएलपी का कैसे सीज करेगा, बोल रहा है एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर्स के साथ एग्रीमेंट करके उसको बोलेगा भाई तू गा निकल, हवाले हवा आने दे। बाय गिविंग ए नोटिस, या तो नोटिस दे देगा राइटिंग में, नोट लॉस 30 डेज के अंदर, बोल रहा है 30 डेज से कम नहीं, 30 नॉट लेस देन 30 डेज टू द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन एज ए पार्टनर। तो बोल रहा भाई साहब या तो क्या करेगा, एग्रीमेंट बनाएगा और अदर पार्टनर्स के साथ मिलके और बोलेगा तू निकल ले। दूसरा क्या करेगा, या तो नोटिस दे देगा, 30 दिन का टाइम देगा, बोलेगा भाई तू एक काम कर, सारा पार्टनर से साइन कर लेगा, बोलेगा तू रिजाइन कर दे, खत्म बात, ठीक है। अब ये हो गया वॉलंटरी। इनवॉलंटरी में क्या होगा, बोलेगा डेथ हो जाए या डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी कर देगा। अगर वो डिक्लेयर कर दिया है अनसाउंड माइंड, मान लो कि सामने वाला बोल दिया अब अनसाउंड माइंड हो गया, या किसके द्वारा, सामने वाला मतलब कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया अनसाउंड माइंड, तो भी क्या होगा, उसका सेशन हो जाएगा। और अप्लाई किया है इंसॉल्वेंट होने का या डिक्लेयर्ड हो गया है इंसॉल्वेंट, तो इन तीन केस में क्या हो जाएगा, सेशन हो जाएगा, मतलब पार्टनर जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। तो कौन कौन केस, तीन केस, डेथ में, ठीक है, दूसरा अनसाउंड माइंड और तीसरा इंसॉल्वेंट में। और अगर बात करें वॉलंटरी के केस में तो भैया एग्रीमेंट करके निकाल दो या फिर बोल दो कि 30 दिन का टाइम दो, रिजाइन कर दो तुमको। चलिए तो ये था सेक्शन 24। अब करते हैं सेक्शन 25 जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। बोल रहा है अगर कोई रजिस्ट्रेशन में चेंजेस करना है तो उसके लिए भी प्रावधान है, सेक्शन 25 में मेंशन है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सब पढ़िएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम एड्रेस विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ सच चेंज। बोल रहा भाई साहब या तो अगर आपको कोई नाम चेंज करना है, मान लो कोई एलएलपी बना लिया और आपको लगा कि नाम को क्या करना है, बदल देना है, तो नाम बदलने का जब सोचे उसके 15 दिन के अंदर, नाम जब बदल दिए तो उसके 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है, आपको एड्रेस विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ सच चेंज, उस चेंज के अंदर 15 दिन के अंदर आपको ये इन्फॉर्म कर देना है रजिस्ट्रार को।
ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपने नाम चेंज किया 15 दिन के अंदर क्या करना है, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। दूसरा क्या कह रहा है, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेल, क्या होगा भाई साहब, एलएलपी क्या होगा, बोल रहा है वेयर ए पर्सन बिकम सीजेस टू बी पार्टनर, जब एक पार्टनर्स को सीज करना है तो फाइल कर सकता है किसको, रजिस्ट्रार को नोटिस, रजिस्ट्रार को कितने दिन में फाइल करेगा, 30 डेज के अंदर फाइल करेगा फ्रॉम द डेट ही बिकम्स योर सीजेस टू बी पार्टनर। बोल रहा है अगर किसी को तुम निकाल दिया, ठीक है, मान लो 3 पार्टनर थे, 2 पार्टनर मिलकर तीसरा को निकाल दिए या वो खुद ही रिजाइन कर दिया, तो वो 30 दिन के अंदर उसको किसको बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि भैया ये पार्टनर जो है गया। उसके बाद वेयर देयर इज ए चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ पार्टनर, अगर कोई नेम या एड्रेस में कुछ बदलाव है, ठीक है, पार्टनर के, तो वो फाइल करेगा नोटिस, किसको देगा, रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर, वो बदलाव के 30 दिन के अंदर, मतलब कुछ भी चेंज कर रहे हो तो 30 दिन के अंदर क्या करो, नोटिस दे दो किसको, रजिस्ट्रार को। कह रहा है अ नोटिस फाइल विद द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2, ये जो सबसेक्शन 2 में ये जो काम हुए ना, इसमें कह रहा है कि अगर एक नोटिस फाइल किया है रजिस्ट्रार के अंदर तो क्या क्या होगा, सेल बी इन सच फॉर्म, जो उसी फॉर्म में होगा और उसी फी के साथ होगा जो प्रिस्क्राइब किया गया इस एक्ट में। सेल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर, किसके द्वारा साइन होगा, डेजिग्नेटेड के पार्टनर्स के द्वारा एलएलपी में जो होगा और जो ऑथेंटिकेट होंगे। फिर कह रहा है फिर रिलेट्स टू इनकमिंग पार्टनर, अगर वो इनकमिंग पार्टनर जो पार्टनर आ रहे हैं उससे रिलेटेड है तो ये भी आप क्या करेंगे, सच पार्टनर का स्टेटमेंट देंगे उसके कंसेंट के साथ में, ठीक है, जिसमें साइन किया हुआ उसका होगा और ऑथेंटिकेट किया होगा। ये बात ध्यान है जी। फिर क्या है, कह रहा है इफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्ट्रावीन प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, ये सबसेक्शन 2 है, ये अगर ये इसमें कॉन्ट्रावीन कर रहा है तो क्या होगा, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज। मतलब कि अगर कोई एलएलपी कॉन्ट्रावीन कर रहा है उस प्रोविजंस को, सबसेक्शन 2 को, तो उसको कितना हर्जाना भरना पड़ेगा, 10,000 रुपए का पेनल्टी देना पड़ेगा अगर उसने इस क्लॉज को कंप्लीट नहीं किया तो। उसके बाद क्या है, सेक्शन 5 नंबर क्या कह रहा है, इफ द कॉन्ट्रावीन रिफर टू द सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में अगर कुछ चीजें हुई है, ये एवरी पार्टनर जिसमें 15 डेज वाले में, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्या करेगा, मेड बाय पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टी सच पार्टनर शैल बी लायबल टू पेनल्टी 10,000 रुपीज। अगर उसमें भी कुछ चेंजेस हुआ और उसमें नहीं बताया तो 10,000 रुपए यहां भी फाइन देना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। क्या है वाइंडिंग अप, कब वाइंडिंग अप, कब खत्म हो जाएगा, तो भैया इसमें 2 तरीके से वाइंडिंग अप हो सकता है। कैसे, सेक्शन 63 में मेंशन है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप मतलब बोल रहा है व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड अमंग्स देमसेल्फ टू डिसकंटिन्यू एंड क्लोज द एलएलपी, जब सब पार्टनर मिलके चाहेंगे कि भैया आप चलो एलएलपी को बंद करते हैं तो बंद कर देंगे। ये सेक्शन 63 में मेंशन है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। और इनवॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब हुआ कि जब कोर्ट कह दे, क्या सेक्शन 64 में कह रहा एलएलपी में बी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल इफ द एलएलपी डिसाइड द एलएलपी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल बोल दे कि वाइंड अप करो तो वाइंड अप कर दो। इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2, तो बोल रहा भाई साहब अगर 2 पार्टनर से भी कम हो जा रहा है तो भी आपको क्या करेगा, ट्रिब्यूनल बोलेगा बंद करो। इफ द एलएलपी इज अनेबल टू पे, अगर एलएलपी डेट को पे नहीं कर पा रहा है तो भी ट्रिब्यूनल बोलेगा भाई साहब बंद कर दो। इफ द एलएलपी हैज एक्टेड इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक, भाई साहब कोई एलएलपी ऐसा काम कर दे रहा है जो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ हो या इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी हो या सिक्योरिटी या स्टेट का पब्लिक का बात हो, तो बोलेगा ट्रिब्यूनल की सीधा बंद करो। इफ द एलएलपी हैज मेड डिफॉल्ट फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, अगर कोई फाइल रजिस्ट्रार के बिहाफ में गलत हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या सॉल्वेंसी या एनुअल रिटर्न में 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स में, तो ट्रिब्यूनल बोलेगा बंद करो। 5 साल तक भी तुम नालायक सही तरीके से नहीं कर पाए तो बंद कर दो। कह रहा है इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट एलएलपी वुड बी, अगर कुछ भी नहीं हुआ, लॉ बोल, अगर कानून बोल दिया, ट्रिब्यूनल बोल दिया कि बंद करो, तुमको बंद करना पड़ेगा। कह रहा सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल्स फॉर द प्रोविजन इन द रिलेशन टू वाइंडिंग, अच्छा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो वो भी रूल्स बना सकता है कि तुमको कब बंद करना है या नहीं करना है, तो उसके लिए सेक्शन 65 में मेंशन है। क्या है, सेक्शन 65 में मेंशन है। चलिए जी, मुझे लगता है एलएलपी एक्ट खत्म हो गया। अब आपको देखना चाहिए, एक बार रिवाइज करिएगा वीडियो का, अगर इसको 2 बार देख लीजिएगा ना तो काम बन जाएगा। नहीं चलिए, इतना मेहनत करने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।